तो चलो, अभी तक क्या पढ़ा हमने? मराठा साम्राज्य पढ़ लिया, एंग्लो मैसूर पढ़ लिया, प्लासी पढ़ लिया, बक्सर पढ़ लिया, तीनों कर्नाटक वॉर पढ़ लिए, और क्या पढ़ा? उत्तरवर्ती मुगल शासक पढ़ लिए, और ये सब पेशवा पेशवा का इतिहास पढ़ लिया ना। यानी टोटल मराठा पढ़ लिया हमने, एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ लिया, मैसूर राज्य पढ़ लिया, और कर्नाटक वॉर पढ़ लिया, और प्लासी और वो बक्सर पढ़ लिया, और द्वैत शासन भी पढ़ लिया ना। आज हमारा टॉपिक क्या है? अवध राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें देखो हम क्या क्या देखेंगे। अवध राज्य के बारे में देखेंगे, सुनो, समझो समझो समझो। अवध राज्य के बारे में नवाबों का क्रम, अवध में कितने नवाब गद्दी पर बैठे, इनके बारे में चर्चा होगी। पहला सादत खां, दूसरा सफदरजंग, ये सब सीक्वेंस। ठीक है, और एक चीज और थोड़ा समझो। इसके बाद यानी सातवें के बाद 8, 9, 10 इन नवाबों के बारे में इतिहास में जानकारी नहीं है। ठीक है, कोई जानकारी नहीं मिल रही है, तो हमें पढ़ना भी नहीं है। लेकिन हमें यह याद रखना पड़ेगा कि नवाब का क्रम क्या है, कहां पर? अवध में। पहला अवध का नवाब कौन है? जो स्वतंत्र है, अवध की स्थापना करेगा। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, और लगातार ये आखिरी जो वाजिद अली शाह हैं, ये अवध के अंतिम नवाब हैं। इसके बाद डलहौजी जो आएगा, लॉर्ड डलहौजी, वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अवध को हमेशा हमेशा के लिए किसमें मिला लेगा? अंग्रेजों के अधीन। और जैसे ही अंग्रेजों के अधीन मिलाएगा तो ये वाजिद अली शाह थोड़ा सा क्रोधित होंगे और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने लगेंगे। ये वही हैं जो 56 से पहले कैसे शासक हैं? अंग्रेजों के पिछलग्गू हैं, ये पपेट हैं, अंग्रेज जो कहेंगे वो मानेंगे। लेकिन इनको इनको भी अंग्रेजों ने नहीं छोड़ा और इनके पूरे राज्य को किसने मिला लिया? अंग्रेजी शासन के अधीन मिला लिया। तो इससे गुस्साएंगे और क्या करेंगे? 57 की क्रांति में भाग लेंगे। ठीक है, तो सारे चीजें पढ़ेंगे हम। सआदत खां के बारे में, सफदरजंग के बारे में, सुजाउद्दौला, आसिफुद्दौला, वजीर अली, सादत अली खां, गाजिउद्दीन हैदर अली, बीच के तीन जिनके बारे में इतिहास में जानकारी नहीं है, और आखिरी में अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। तो आज की क्लास में ये सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो पहला देखो सादत खां, जिसका टाइम पीरियड क्या है? 1722 से 1739। देखो पहली लाइन देखो, अवध राज्य की स्थापना सादत खां ने की। सादत खां की उपाधि क्या है? बुरहानुल मुल्क। कब स्थापित हुआ अवध? 1722। इस 1722 में मुगल शासक कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला। नहीं याद है? अब देखो, मोहम्मद शाह रंगीला कमजोर शासक है ना, तो यही वो समय है जब कई सारी भारतीय रियासतें क्या हो रही हैं? मुगलों से स्वतंत्र हो रही हैं। जैसे अवध, और कौन से अलग हुए? बंगाल, और कौन से? हैदराबाद। ये सब हुई ना। यानी क्या दिखा रहा है? मुगलों के प्रति कमजोरी दिख रही ना। और कई सारे शासक स्वयं को अलग राज्य की स्थापना करके स्वयं को नवाब घोषित कर रहे हैं। उसी के क्रम में एक कौन है? सादत खां, जो कमजोर मुगल प्रशासन तंत्र के कारण अवध राज्य को स्वतंत्र घोषित कर देता है। ठीक है, सादत खां। अवध का पहला नवाब पूछा जाए तो, जिसका टाइम पीरियड 1722 में उसने किसकी स्थापना की? अवध की, और 1739 तक गद्दी पर बैठेगा। यहां तक समझ में आया? यानी तुम्हें मुगल शासक कमजोर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कई सारे राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया। ठीक, इसको बुरहान मुल्क, इसकी उपाधि क्या है? बुरहान उल मुल्क। इसको उपाधि किसने दी? मोहम्मद शाह रंगीला। ये वही मुगल शासक है जो कमजोर है ना। अगर आपसे पूछे मोहम्मद शाह रंगीला का रियल नेम क्या है, तो क्या बताओगे? रोशन अख्तर। गुड 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 गुड। इसका वास्तविक नाम रोशन अख्तर। ये रोशन अख्तर ने ही बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसको दी? सआदत खां को। ठीक है, चलो 1722 से 1739। अब सआदत खां के बारे में पढ़ो थोड़ा सा। क्या लिखा है? इसे बुरहान उल मुल्क की उपाधि
रंगीला ने दी। ठीक, मोहम्मद शाह रंगीला का कार्यकाल कितने वर्ष से कितने वर्ष तक? 1719 से 1748। इसी के काल में किसका आक्रमण हुआ? नादिर शाह का। नादिर शाह का आक्रमण हुआ और इसको क्या किया? कौन सा युद्ध था वो? बहुत बढ़िया, करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध 1739। कौन? नादिर, नादिर शाह वर्सेस रंगीला। ठीक, और इस युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाएगी और मुगल शासक कौन बैठेगा गद्दी पर? अहमद शाह। अहमद शाह के समय में किसका आक्रमण होगा? इसी का वंशज, इसी का उत्तराधिकारी कौन? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण भारत में जब होगा तब उस समय मुगल शासक कौन? अहमद शाह। ठीक, फिर देखो, अवध राज्य अंग्रेजों एवं मराठों के मध्य एक बफर राज्य के रूप में कार्य करता था। इस लाइन को समझो, क्या कहना चाह रहा है, इसको पढ़ो। अवध राज्य अंग्रेजों और मराठों के मध्य बफर राज्य के रूप में कार्य करता था। बफर राज्य का मतलब? नहीं, बफर वो नहीं। और बताओ। चलो कोई नहीं। देखो देखो, अगर बोले कि अवध राज्य कहां से कहां तक स्थापित है तो देखो, पश्चिम में, पश्चिम में इसकी सीमा कहां मिल रही है और पूर्व में इसकी सीमा? अच्छा, कुशीनारा नदी देख लिए थे क्या? बहुत बढ़िया। देखो, पश्चिम में यानी ये क्या है? ये कन्नौज है। ठीक है, और पूरब में कुशीनारा नदी। कुशीनारा नदी बंगाल और बिहार, सॉरी यूपी और बिहार की बाउंड्री बना रही है, वाराणसी के आगे और बिहार से, यानी यहां पर। ये क्या है? कुशीनारा रिवर। ठीक है, ये पूरा राज्य कौन सा? अवध। क्या कह रहा है ये? अंग्रेजों और मराठों के मध्य बफर स्टेट के रूप में। तो देखो, मराठा कहां पे? मराठा है, और बंगाल के इधर ईस्ट इंडिया कंपनी है कि नहीं, जो बंगाल में भी अपना राज्य स्थापित करेगी। कब? कौन से युद्ध में बंगाल में आ जाएंगे ये लोग? प्लासी और बक्सर में। तो कुशीनारा नदी के इधर किसका अधिकार? अंग्रेजों का। और कन्नौज के इधर। अब सोचो, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी कभी मराठा पे अटैक करे तो मराठा किसको यूज करेंगे? अवध को। कभी मराठा भी इसके बदले में इस पर अटैक करेंगे तो अंग्रेज किसका सपोर्ट करेंगे? ये क्या कहला गया? यानी दोनों के बीच एक ऐसा क्षेत्र जहां पर यह क्षेत्र इसके द्वारा इस युद्ध को रोकेगा, और यदि इसने युद्ध किया इसके खिलाफ तो अंग्रेज इसका सपोर्ट ले लेंगे, और अंग्रेजों ने मराठा पर सपोर्ट किया तो मराठा अवध का सपोर्ट लेंगे। तो अवध का रोल कैसा है? एक बफर स्टेट के रूप में। बात समझ में आई? तुम्हें क्या समझ में आया? पहले तो अवध का क्षेत्र कहां से कहां तक फैला है? पश्चिम में कन्नौज और पूर्व में कुशीनारा रिवर। ये कुशीनारा रिवर कहीं और याद आ रही है? नहीं पता है? चलो देखो, ये कुशीनारा रिवर यही है जब एक बार शेर शाह और हुमायूं के मध्य युद्ध होगा, तो शेर शाह जीतेगा, हुमायूं भागेगा और कुशीनारा नदी में डूबने लगेगा। ठीक है, इसको बचाया था किसने? एक नाव चलाने वाला था जिसका नाम क्या था? निजाम। इस निजाम ने इसको बचा लिया था। तो जब दोबारा जब हुमायूं गद्दी पर बैठा तो इस निजाम को एक दिन के लिए राजा घोषित किया था, अपनी गद्दी पर बैठाया था। और यह क्वेश्चन पूछा गया कि हुमायूं के डूबते हुए किसने बचाया? तो क्या नाम है उसका? उस भिस्ती का नाम क्या है? निजाम। ये कुशीनारा नदी याद रहेगी। इनके बीच का स्टेट अवध। यहां पर कौन? यहां पर। तो ये कैसा काम कर रहा है? बफर स्टेट के रूप में। ठीक, ओके। मतलब मीडिएटर है, ये मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। अंग्रेज कहेंगे मराठों से कि इससे कहेंगे जाओ बोलो कि अभी नहीं, रुक जाए, जो पैसा वैसा चौथ वोथ लेना ले लें। जैसे ये अटैक करने जाएंगे या अंग्रेज आएंगे तो ये कहेंगे नहीं अभी नहीं, इनको रोको। तो यहीं पे ये रोकेगा इनको भी
और ये रोकेगा इनको भी, तो बीच में बफर स्टेट के रूप में काम करेगा। ठीक है, क्या है, अंग्रेज हमेशा जिंदगी भर क्या रहेगा ये, अंग्रेजों का पिछलग्गू बन के, लेकिन अंततः क्या करेंगे, वाजिद अली शाह के काल में अंग्रेजों को, अंग्रेज इसको ऊपर क्या कर लेंगे, अधिकार कर लेंगे। तो अंग्रेज कभी किसी के सगे नहीं। अभी देखना क्या होगा, है ना। फिर देखो, सादत खान ने, नेक्स्ट पॉइंट देखो, सादत खान ने फैजाबाद को, किसको, फैजाबाद को अवध की राजधानी, तो किस शासक ने अवध की राजधानी फैजाबाद बनाई, याद रखना सादत खान। ठीक, नेक्स्ट देखो, सादत खान ने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया और उसे 20 करोड़ रुपए प्राप्ति का, देखो ऐसा हुआ, ये 1739 की घटना है जब नादिर शाह भारत पर अटैक करना चाहता था। तो नादिर शाह को किसी ने संदेश भेजा होगा कि भारत आओ और मुगलों पर आक्रमण करो, तुम्हें खूब सारा पैसा मिलेगा। तो नादिर शाह पैसे के लालच में आएगा, आया, और किसको हराएगा, नादिर शाह का आक्रमण किस पर, मोहम्मद शाह रंगीला पर, मोहम्मद शाह रंगीला को पटक कर आएगा और 20 करोड़ उसको मिले नहीं, तो ये फोन करेगा किसको, सादत खां को, कि भाई तुमने तो कहा था कि जब मैं दिल्ली पे आक्रमण करूंगा तो मुझे 20 करोड़ मिलेंगे, लेकिन हमें नहीं मिले। अब ऐसा ना हो कि ये 20 करोड़ मैं तुमसे ले लूं। समझ में आ रहा है, सादत खां है कैसे, थोड़े डरपोक, नादिर शाह की इस धमकी को सीरियस ले लेंगे और आखिरी में क्या कर लेंगे, और नादिर शाह की धमकी से भयभीत होकर सादत खान ने अपने जीवन लीला समाप्त कर दी और 1739 में ही जहर खाकर आत्महत्या कर ली। समझ में आया, होंगे नहीं ना। और 20 करोड़ वो ऐसे तो ना देता, अटैक करता पहले अवध पर, नहीं, ऐसे क्यों देगा, पहले अटैक करेगा, इनको मारेगा कूटेगा, यहाँ की जनता को मारेगा। हाँ, सादत खान अवध का संस्थापक यही है। ठीक है, और क्या कर लेंगे आखिरी में, जय खाकर आत्महत्या कर लेंगे। खत्म हो गया इनका जीवन लीला, 1722 से लेकर 1739। इसके बाद कौन आएगा, सफदरजंग। ठीक, यानी अवध का दूसरा नवाब कौन, सफदरजंग, जिसका टाइम पीरियड क्या है, 1739 से 1754। ये ना, ये डेट रिलेट कर पा रहे हो तुम लोग, हाँ कंफ्यूज हो रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, अभी सब याद करो, ये जब पीडीएफ मिलेगी तब उसको निकाल लेना। ठीक, देखो क्या लिखा है? यह सादत खां का भतीजा व दामाद था, भतीजा भी था और दामाद भी था। जैसे अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी किसका भतीजा, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था और इसी की बिटिया के साथ ब्याह भी कर लिया था। तो जैसे अलाउद्दीन जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद दोनों, वैसे ही सफदरजंग सादत खां का भतीजा भी है और दामाद भी है। मोहम्मद शाह रंगीला ने एक अध्यादेश द्वारा इसको अवध का सूबेदार बनाया। किसको, एक अध्यादेश जारी किया सादत खां की मृत्यु के बाद, सफदरजंग को मोहम्मद शाह रंगीला ने एक अध्यादेश के द्वारा क्या बना दिया, सूबेदार। कहाँ का, अवध का सूबेदार। यानी अब अवध का सूबेदार कौन, सफदरजंग। ठीक, कौन दे रहा अध्यादेश, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला। इसके बाद देखो 1748 में कौन बैठ गया गद्दी पर, मोहम्मद शाह रंगीला के बाद कौन, इसी के समय में किसका आक्रमण होगा, अहमद शाह अब्दाली का। गुड, इसी के समय अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। देखो क्या कह रहा है, 1748 में अहमद शाह ने इसे अपना वजीर नियुक्त किया। क्यों किया होगा, क्या ये इतने बहादुर थे, कोई बहादुर नहीं है ना। क्यों किया, ऐसा हुआ जब अहमद शाह अब्दाली ने कहां पर आक्रमण किया, किसके ऊपर, अहमद शाह के ऊपर। तो इस आक्रमण में अहमद शाह की मदद किसने कर दी, और इसी मदद से खुश होकर अहमद शाह ने इसको क्या बना दिया, वजी। अहमद शाह का अब्दाली पर जो, सॉरी, अब्दाली का जो आक्रमण अहमद शाह पर था वो सफल हुआ था, किसने सफल किया, क्या नाम है, वेरी गुड वेरी गुड,
तो यानी अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ जो आक्रमण हुआ वो अहमद शाह भी है, उसकी मां उधम बाई भी है, और एक तरफ सहायता कौन दे रहा है? इनके सामूहिक प्रयास से अहमद शाह अब्दाली का प्रथम आक्रमण क्या हो गया था? असफल। उधम भाई की टाइटल? बहुत बढ़िया, किबला। क्या बात है, किबला ए नुमान। इसी युद्ध के बाद तो ये दे रहा ना उपाधि उधम भाई को, और इसी युद्ध के बाद सफदरजंग को क्या बना रहा है? अपनी सेना का वजीर। वजीर बोले तो प्रधानमंत्री। हाँ ठीक, वजीर बन गया। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद, 4-5 साल बाद, अहमद शाह और सफदरजंग के बीच क्या हुआ? मनमुटाव हुआ, और उसने वजीर के पद से उसको क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया। और 1754 में इसकी मृत्यु हो गई। कितने समय का काल? 39 से 54। याद क्या रखना तुम्हें कि इसने अहमद शाह अब्दाली जो आक्रमण कर रहा है अहमद शाह पर, उसके लिए क्या कर रहा है? अहमद शाह को सहायता दे रहा है, और इससे खुश होकर अहमद शाह ने इसको क्या बना दिया? दैट्स इट। और दूसरा, यह अवध के किस नंबर का शासक था? बस। ओके, चलो तीसरा हो। तीसरे कौन है? सुजाउद्दौला। इनके बारे में बहुत पढ़ा है, समझ गए ना? सुजाउद्दौला टाइम पीरियड देखो, 1754 से 1700। क्या क्या हो सकता है इसके इसके काल में? बहुत बढ़िया। एक बक्सर, दूसरा प्लासी। बस इसीलिए जाने जाएंगे, बाकी इनका कोई योगदान नहीं। देखो, यह सफदरजंग का पुत्र था। इसने मुगल शासक शाह आलम को अपने दरबार में शरण दी। इस लाइन को, हाँ याद आ गया। ये भाग गया शाह आलम, कब भागा? बक्सर के भाग भाग गया। कहाँ चला गया? इलाहाबाद में शरण। इलाहाबाद में कौन है? इलाहाबाद मतलब अवध। अवध में कौन है? ये शरण देगा। कितने साल? 65 से 72, 7 साल। जब मराठे इसको छुड़ा ले जाएंगे ना, तो जैसे ही शरण देगा तो शरण से खुश होकर जब शाह आलम दिल्ली पर पुनः स्थापित होगा, तब शाह आलम ने इसे अपना वजीर बना दिया। भाई जब तुम शरण दोगे 7 साल, और जब हमें फिर से वापस सत्ता मिलेगी, तो हमें कुछ उपहार देंगे तुमको कि नहीं देंगे? वो उपहार क्या है? सुजाउद्दौला को दिल्ली का वजीर नियुक्त कर दिया। उसके बाद देखो, इसने पानीपत के तृतीय युद्ध में अब्दाली का साथ दिया था, हाँ या ना? अरे भाई साहब, दिया है कि नहीं दिया है? कैसे दिया है? पानीपत का थर्ड वॉर। एक तरफ कौन? एक तरफ मराठा। मराठा में कितने लोग? पहला विश्वासराव, दूसरा सदाशिवराव, तीसरा इब्राहिम गर्दी, और चौथा जसवंत होलकर। ये पानीपत के युद्ध में एक तरफ, और दूसरी तरफ कौन? सुजाउद्दौला, अवध का नवाब, और तैमूर शाह। ठीक है, पंजाब का शासक तैमूर शाह, और अहमद शाह अब्दाली, और चौथा, चौथा नजीबुद्दौला। ये वही नजीबुद्दौला है जो बाद में बक्सर के युद्ध के बाद क्या बनेगा? नवाब बनेगा। तो एक तरफ ये सेन और एक तरफ, तो सहायता किसकी? किसने? अहमद शाह अब्दाली की। ठीक। फिर देखो सजाउद्दौला बक्सर के, हाँ? अरे सॉरी, अहमद शाह तो वही लड़ा था ना, रहमत खां। बुंदेलखंड, रोहेलखंड ना। ठीक। फिर देखो सुजाउद्दौला बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा, बक्सर के युद्ध हुआ किसके बीच? अब आओ, बक्सर के युद्ध में क्या हुआ? सुजाउद्दौला हारा। तो बक्सर के युद्ध हुआ कब? 22 अक्टूबर 1764। किसके बीच? अंग्रेज, और दूसरी तरफ भगौड़ा मीर कासिम, दूसरा सुजाउद्दौला, और तीसरा मुगल शासक शाह आलम। अंग्रेजों की तरफ से कौन?
हेक्टर मुंडो। और हेक्टर मुंडो ने अपने कुशल सेनापतित्व के कारण इस पूरी संयुक्त सेना को क्या कर दिया? परास्त कर दिया। तो सुजाउद्दौला बक्सर के युद्ध में हारा अंग्रेजों द्वारा कि नहीं? यही तो लिखा है, कहाँ गया? सुजाउद्दौला बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पराजित हुआ। फिर इस बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होगी। कितनी संधियां हुई? 2। एक 12 अगस्त को, 12 अगस्त 1765, और दूसरी 16 अगस्त 1765। पहली संधि किसके किसके लिए? पहली संधि सालम और दूसरी संधि सुजाउद्दौला। इलाहाबाद की संधि द्वारा अंग्रेजों को इसने क्या दे दिया? इलाहाबाद और कड़ा दे दिया। इलाहाबाद के 2 जिले, एक इलाहाबाद और एक कड़ा, किसको मिल गए? अंग्रेजों को। किस संधि द्वारा? किसने दिए? सुजाउद्दौला। ठीक। हाँ, कड़ा मानिकपुर। ये कड़ा वही है जहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को क्या किया था? एसेसिनेट किया था, खंजर मारा था ना। कड़ा वही जगह है। तो इलाहाबाद और कड़ा किसको दिया? अंग्रेजों को दे दिया। किसने दिया? सुजाउद्दौला ने। ठीक है, आगे आए। फिर देखो, इसने रहमत खां को पराजित करके रुहेलखंड को अपने क्षेत्र में, रुहेलखंड, रहमत खां, याद आया? ठीक। रुहेलखंड में क्या क्या आएगा? इसमें क्या क्या आता है? एक है बरेली, दूसरा जो बड़े जो बताओ, एक बदायूं, और तीसरा फर्रुखाबाद। इस रुहेलखंड में कितने क्षेत्र? बरेली, बदायूं और ये तीनों क्षेत्र सुजाउद्दौला ने किससे छीन लिए? रुहेलखंड के शासक रहमत खां से। और 1775 में क्या हो गया? 1775 में सुजाउद्दौला की डेथ हो गई। तो सुजाउद्दौला में तुमने क्या क्या याद करना है? पहला पानीपत का थर्ड वॉर, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद और कड़ा कैसे दिया उसने, बस। ठीक है, सुजाउद्दौला समझ में आया? नेक्स्ट आओ। फिर उसके बाद कौन? आसफुद्दौला। ये कौन है? इनका टाइम पीरियड 1775 से 1797। ये वही है जो फैजाबाद से राजधानी कहाँ लेके आएगा? इसने अपनी राजधानी फैजाबाद से ट्रांसफर करके कहाँ स्थापित की? लखनऊ। ये क्वेश्चन देखना है कि पूछा है कि किसने, किस अवध शासक ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की? तो आंसर क्या होगा? आसफुद्दौला। फिर देखो, 1775 में इसने वॉरेन हेस्टिंग्स से फैजाबाद की संधि की। थोड़ा समझो। किसके बीच? एक तरफ वॉरेन हेस्टिंग्स और दूसरी तरफ आसफुद्दौला। ठीक। संधि होगी कौन सी? फैजाबाद की। इसमें क्या होगा? वॉरेन हेस्टिंग्स, देखो लिखा है, क्या दे दिया? किसका राज? अवध में एक वाराणसी भी है। वाराणसी किसको दे दिया गया? अंग्रेजों को। यानी फैजाबाद की संधि से अंग्रेजों को क्या मिला? वाराणसी। बदले में वॉरेन हेस्टिंग्स ने वादा किया कि मैं आपकी बेगमों का संरक्षण करूंगा। क्या हुआ फैजाबाद की संधि में? अंग्रेजों को क्या मिला? वाराणसी। और वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या वादा किया? बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा करने का वादा दिया। लेकिन कुछ समय बाद हेस्टिंग्स ने बेगमों से दुर्व्यवहार करना शुरू किया और उनसे धन लूटने लगा। किससे? अवध की बेगमों से। उसके खिलाफ क्या चलाया गया फिर? महाभियोग। थोड़ा समझो यहां पर, ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल है जिसके खिलाफ महाभियोग चलाया गया? आंसर क्या है? वॉरेन हेस्टिंग्स। समझो क्या? इसने भारत में क्या किया? अवध के नवाब से फैजाबाद की संधि की। और फैजाबाद की संधि के बाद इसने वादा क्या किया था कि हम बेगमों के धन की रक्षा करेंगे।
बाद में इसका मन डोल गया और इन्हीं से सारे पैसा लूटने लगा। ये बात वहां पता चल गई, कहां पर? ब्रिटेन में। कि ब्रिटेन में एक आदमी है, सांसद है, जिसका नाम एडमंड बर्क। ब्रिटेन की संसद में एक सांसद है जिसका नाम क्या है? एडमंड बर्क। उसने ब्रिटेन की संसद में इसके खिलाफ क्या लाया? किसके खिलाफ? हेस्टिंग्स के खिलाफ। क्या लाए? महाभियोग चलाया। महाभियोग का आधार कि आपने अवध की बेगमों से मिसबिहेव किया। ठीक। तो महाभियोग किसके ऊपर चला? आधार क्या था? ये पूछा गया है, पूछ देख जाके देखना किस गवर्नर जनरल के ऊपर महाभियोग चलाया गया। स्टेटमेंट एक कि ब्रिटेन की संसद द्वारा गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ महाभियोग चलाया गया। कारण, इसका कारण अवध की बेगमों से दुर्व्यवहार करना था। दोनों सही है? ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। दुर्व्यवहार के कारण तो महाभियोग चला, हालांकि महाभियोग पास नहीं हुआ। ठीक, समझ में आया? फिर उसके बाद आसिफुद्दौला के काल में ही लखनऊ में जाके देखो क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं पूछा गया। इमाम बाड़ा का निर्माण किसने किया? आसिफुद्दौला। कहां पर है? किस लिए बनाया? इमाम बाड़े का निर्माण क्यों किया? मुहर्रम मनाने के लिए। ठीक है। जो ताजिया होता है ना, ताजिया को दफन किया जाता है, तो दफन करने के लिए उसने किसका निर्माण किया? इमाम बाड़े का। चलो, उसके बाद कौन है? वजीर अली। शासनकाल देखो इनका कितना है। क्या किए होंगे? कुछ किए होंगे? भूल जाओ, इसको तुम भी भूल जाओ। किसका पुत्र है? अंग्रेजों के साथ मनमुटाव के कारण अंग्रेजों ने इसे गद्दी से उतार दिया और किसको बना दिया? सादत अली खां। ये एक दूसरा है। पहला कौन है? पहला शासक सादत खां, दूसरा कौन? तो अलग अलग है। ठीक है। एक साल रहे, अंग्रेजों से मनमुटाव हुआ, अंग्रेजों ने धक्के मार के भगा दिया। दूसरे इसको किसको बैठा दिया? सादत अली खां। आ गए। फिर देखो ये क्या किएंगे। 1798 से 1814 इन्होंने क्या किया देखो। इसने 1801 में वेल्जली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। सहायक संधि क्या है? थोड़ा समझो। भारत में सहायक संधि का प्रणेता किसको कहते हैं? हैं? हाँ, वास्तविक कौन है पर? वास्तविक कौन है? वो थोड़े समय के लिए था भाई, वेल्जली। सहायक संधि होती क्या है? थोड़ा समझो। ये जैसे अवध का राज्य है। अवध के राज्य में, अवध के राज्य के अंदर सेना किसकी होगी? सेना होगी अंग्रेजों की। सहायक संधि का मतलब समझो क्या है। अगर किसी राज्य ने सहायक संधि स्वीकार कर ली तो क्या होगा? वेल्जली अपनी सेना कहां रखेगा? उस राज्य के भीतर। खर्चा कौन उठाएगा? सेना का रख रखाव कौन करेगा? लेकिन अगर कोई दूसरा भारतीय राज्य इस पर अटैक करेगा तो ये अंग्रेजों की सेना इस पर अटैक करेगी। ठीक। दूसरा, अगर किसी ने सहायक संधि स्वीकार कर ली तो ये राज्य किसी अन्य भारतीय राज्य से समझौता संधि नहीं करेगा बिना किसी अंग्रेजों की अनुमति के। यानी सारे वैदेशिक संबंध, सारे राजनीतिक संबंध किसके पास चले गए? तो ये स्वतंत्र रहा फिर। तो सहायक संधि कैसा है? एक टूल है कि नहीं? एक ऐसा टूल जो अंग्रेजों ने यूज किया किसके लिए? भारतीय राज्यों को अपने अधीन करने के लिए। इसे 1801 में किसने स्वीकार कर लिया? यानी अपनी स्वतंत्रता को छोड़ दिया, त्याग दिया, और हमेशा के लिए क्या चला गया? सहायक संधि के रूप में अवध। तो पहली बार अवध का विलय किस आधार पर? सहायक संधि के। 1856 में किस आधार पर? उस समय डलहौजी है, वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अपनाएगा। अभी देखो, बस इतना समझो। सहायक संधि का मतलब समझ में आया? कैसे? सेना किसकी? राजनीतिक संबंध स्थापित करने से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी किसकी? वैदेशिक संबंध स्थापित करने से पहले
और अगर कोई भारतीय राज्य इस पर युद्ध करेगा तो सेना किसकी हो जाएगी? यही है सेक्शन। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इसे, ये वॉरेन हेस्टिंग नहीं है, ये कौन है? क्या उपाधि दी? उपाधि देने के पीछे कारण क्या ये बहुत मजबूत शक्तिशाली है? नहीं, हेस्टिंग ने राजा की उपाधि दी और इससे क्या ली है? खूब सारे। आप राजा की उपाधि से खुश हो रहे तो होइए, हमें क्या दे दीजिए? पैसे। और राजा की उपाधि से इनको सुशोभित कर दिया गया। ठीक, फिर देखो इसके बाद कौन आएंगे? गाजियुद्दीन हैदर अली खां। ये भी ऐसे ही है, देखो इनके बारे में ज्यादा इतिहास इतिहास है नहीं। इसे लॉर्ड हेस्टिंग्स ने काहे दी होगी? बस वही कि तुम बादशाह लेके खुश रहो और हमें क्या दे दो। इनको बादशाह से बड़ी खुशी हो रही थी और कोई मतलब नहीं था। उसके बाद कौन आया? शुरू के जो तीन लिखे थे उनका कोई इतिहास नहीं मिल रहा है, और आखिरी में वाजिद अली शाह। यह अवध का अंतिम नवाब है। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के आधार पर हड़प लिया। तो पहले देखो, क्या देखोगे? ये क्या है? ये एक नीति है जिस किसने लागू की? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक, इस नीति के तहत क्या होता था, जो भी भारतीय राज्य हैं अगर उनके पास कोई पुत्र नहीं है और कोई दत्तक पुत्र भी नहीं गोद लिया है तो पूरा राज्य किसके अधीन चला जाएगा? जैसे मान लो मेरा ना ही कोई पुत्र ना ही हमने किसी को गोद लिया और हम अपनी संपत्ति के अकेले राजा हैं। मेरी मृत्यु के बाद मेरी संपत्ति अगर हम तुम्हें देना चाहें तो अंग्रेज क्या कहेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको कोई वैलिड पुत्र नहीं है, आप इसको नहीं देंगे, सारी संपत्ति किसको देंगे? हमको दीजिए, और पूरा राज्य इसी इसी आधार पर। लेकिन अवध के तो मतलब वाजिद अली शाह के लड़का था, इसको मिलाना था, आधार मिल नहीं रहा था। तो आधार क्या था? देखो, डलहौजी ने कुशासन के आधार पर एक, डलहौजी को मिलाना किसको? अवध को अपने अधिकार में मिलाना था। लेकिन वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत मिला नहीं पा रहा था क्योंकि वाजिद अली शाह के पास क्या था? उसकी वैध पुत्र थी, वैध संतान थी। तो कैसे मिलाए? तो उसने षड्यंत्र रचा और क्या कहा? एक रिपोर्ट, सॉरी, एक कमीशन बनाया, आयोग, एक कमीशन का गठन किया और इस कमीशन के अध्यक्ष बनाए आउटरम को। ठीक, आउटरम से कहा गया कि आप अवध जाइए और पूरे अवध के प्रशासन पर एक रिपोर्ट बनाइए, और रिपोर्ट ऐसी बननी चाहिए जिससे लगे कि अवध की पूरी जनता अवध के नवाब से क्या है? एक ऐसी रिपोर्ट बनाइए जो जिससे ये लगे कि अवध पूरी तरह से कुशासित है, यहां पर प्रशासन चल ही नहीं रहा बल्कि क्या चल रहा है? कुशासन। और वो रिपोर्ट आप मुझे पेश करिए और हम इस रिपोर्ट के आधार पर, यानी कुशासन के आधार पर अवध को क्या कर लेंगे? हड़प लेंगे। बात समझ में आई बात? और जैसे ही कुशासन के आधार पर अवध को हड़पा, वाजिद अली शाह जो इनके पिछलग्गू थे किसके विरोध में आ गए? अंग्रेजों के। और 1857 के क्रांति में वाजिद अली शाह ने कहां से वो किया, नेतृत्व संभाला? लखनऊ। यहीं से जुड़ेंगी फिर कौन? बेगम, बेगम हजरत। छोटा टॉपिक था, बस तुम्हें याद क्या रखना है। अवध, स्वतंत्र अवध की स्थापना कब हुई? सादत खां द्वारा 1722 में। इसको बुरहान मुल्क की उपाधि किसने दी? मोहम्मद शाह रंगीला ने। उसके बाद तुम्हें क्या देखना सादत खां के बारे में? किसकी? और क्या देखना है? कुछ नहीं देखना। उसके बाद दूसरे में आ जाओ, कौन है? सफदरजंग, जिसका टाइम पीरियड कितना है? 1739 से 1754। इसी के समय में नादिर शाह की भी आक्रमण हुआ और इसी के समय में अहमद शाह का। अहमद शाह का जब अब्दाली का आक्रमण हुआ अहमद शाह के शासनकाल में, तो अहमद मुगल शासक अहमद शाह की किसने सहायता कर दी? सफदरजंग ने। उससे खुश होकर सफदरजंग को उसने कौन सी उपाधि दी? वजीर बना दिया। बस इतना याद करो।
तीसरे कौन है? सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला के बारे में तुम्हें खूब डिटेल पता है। उसके बाद कौन है? आसिफुद्दौला। आसिफुद्दौला में क्या जाना तुमने? अरे फैजाबाद से अपनी राजधानी क्या स्थानांतरित की नहीं कि लखनऊ, बस दैट्स इट। उसके बाद सादत अली खां। सादत अली खां के बाद सब भूल जाओ, और आखिरी में कौन है? वाजिद अली शाह, जिनका टाइम पीरियड कितना है? 4756। डलहौजी ने किस आधार पर अवध को अपने शासन में लाया? सहायक संधि के आधार पर किसने मिलाया? वेलजली ने। कब मिलाया? 1801। 1801, ठीक है। बस ये सब याद रखना। छोटा टॉपिक है, पीडीएफ इसके निकाल लेना, और ये जो ये सब लिखाया है उसको लिख लेना, और अवध से तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं पंजाब विलय के साथ।